नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा सिरसा के एक गांव से धान बेचने के लिए सुबह के समय मंडी जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार युवक जमीन पर गिरा, जिसके बाद धान से भरी ट्रॉली उसके ऊपर से गुजर गई। युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। 25 वर्षीय मृतक युवक का नाम चरणजीत सिंह। आज है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। स्टेटस ऑफ नेशनल एड्स रिस्पांस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 24 लाख से ज्यादा लोग एचआईवी से हैं संक्रमित। हर साल दर्ज होते हैं एचआईवी संक्रमण के 62,967 नए मामले और हर साल एचआईवी से होती है 41,968 लोगों की मौत। बावजूद इसके 15 साल से चल रहे जागरूकता अभियान की हकीकत यह है कि देश में 69% पुरुषों और 78% महिलाओं को एचआईवी के बारे में नहीं है कोई व्यापक जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका को तुरंत सूचीबद्ध कर उस पर करे सुनवाई। दरअसल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नियंत्रण में लेने का किया है फैसला, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के जमीन संबंधी फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की है याचिका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कैपियरगंज इलाके के खड़खड़िया गांव में हत्या की कोशिश। एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर 5 लोगों पर किया हमला। पुलिस के मुताबिक डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद मचा बवाल। पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मलयालम इंडस्ट्री से आई बेहद दुखद खबर। 30 नवंबर को मलयालम सिनेमा की मशहूर अदाकारा आर सुब्बा लक्ष्मी का हुआ निधन। 87 साल की आर सुब्बा राव उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में कराया गया एडमिट। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुरुवार को उन्होंने अस्पताल में ली अंतिम सांस और दुनिया को हमेशा के लिए कह दिया अलविदा। मणिपुर के उखरुल कस्बे में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में हुई लूट की बड़ी वारदात। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उखरुल में स्थित पीएनबी की ब्रांच में अज्ञात हथियारबंद डकैतों ने डाका डाला और लूट लिए 18 करोड़ 85 लाख रुपए। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि 8 से 10 हथियारबंद लोगों ने जब बैंक पर धावा बोला तो उस समय कर्मचारी दिन भर के लेन देन के बाद गिन रहे थे पैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दुबई, जहां प्रवासी भारतीयों ने की भारतीय प्रधानमंत्री की भव्य अगवानी। इस दौरान लोगों ने जमकर लगाए मोदी मोदी के नारे। यहां हवाई अड्डे पर यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने गले लगाकर किया उनका स्वागत। दरअसल COP28 विश्व जलवायु समिट में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 दिसंबर से शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई नए टाइम टेबल के अनुसार खुलेंगे बिहार के सरकारी स्कूल। निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। कुल मिलाकर सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक होगी कुल 8 घंटे की पढ़ाई, यानी 1 घंटी होगी 40 मिनट की। दिन के 3:30 बजे कर दी जाएगी स्कूल की छुट्टी, लेकिन शाम 5 बजे तक स्कूल में बने रहेंगे शिक्षक। साल के आखिरी महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों को लगा महंगाई का एक और तगड़ा झटका। साल के आखिरी महीने की पहली तारीख यानी आज 1 दिसंबर 2023 से महंगा हो गया एलपीजी गैस सिलेंडर। महीने के पहले दिन ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में की 41 रुपए की बढ़ोतरी। हालांकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पर किया गया है ये इजाफा। ताजा बदलाव के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतों की बात करें तो जैसा कि बताया गया, राजधानी दिल्ली में आज से 19 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 1755 रुपए 50 पैसे की जगह 1796 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। तो वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1885 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर कर दी गई है 1908 रुपए। मुंबई में एक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1728 रुपए की जगह हो गया 1749 रुपए। तो वहीं चेन्नई में 1942 की जगह 1968 रुपए 50 पैसे में मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर। बिजनौर की असर तहसील में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। लेखपाल सत्येंद्र सिंह को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते बरेली की विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लेखपाल ने दाखिल खारिज करने के एवज में किसान से की थी रिश्वत की डिमांड। रिश्वतखोरी के आरोप में लेखपाल की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पहुंचे सदर तहसील के सभी लेखपाल। बेंगलुरु के तकरीबन 44 निजी स्कूलों को शुक्रवार की सुबह ईमेल के जरिए बिजली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल परिसर में लगाए गए हैं विस्फोटक। मामले की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल में चलाया तलाशी अभियान। फिलहाल नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार मुंबई के पूर्व महापौर दत्ता दलवी को मुलुंड कोर्ट से मिली जमानत। दलवी को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा, दत्ता दलवी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित, कुछ भी कर ले सरकार, नहीं झुकेंगे दत्ता दलवी।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के मानस पुत्र कहे जाने वाले दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड का बड़ा बयान। कहा, शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है महाराष्ट्र की राजनीति, अब उन्हें खत्म करने के लिए ले ली गई है सुपारी। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सत्ता की चाहत में चाचा की पीठ में भोंक दिया गया छुरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बड़ा बयान। कहा, हम पर लगाए गए आरोप कि हम बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उसे करना पड़ता है साबित। अजित पवार ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए गया क्योंकि विकास कार्यों की गति में हो रही थी देरी। महाराष्ट्र के सातारा में आरक्षण के मुद्दे को लेकर धनगर समाज ने पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाम। धनगर समाज के आंदोलन के चलते पुणे से सातारा और सातारा से पुणे जाने वाली सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्थानीय प्रशासन ने मराठी बोर्ड नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ शुरू कर दी है कार्रवाई। उधर मराठी बोर्ड के मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपनाया आक्रामक रुख। दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर किया हंगामा। कहा, जो दुकानदार मराठी बोलने से करेंगे इनकार, उन्हें मारा जाएगा थप्पड़। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को 12 बार लगातार मैसेज के जरिए मिली जान से मारने की धमकी। प्रमुख ओबीसी नेता छगन भुजबल को मौजूदा ओबीसी आरक्षण से कोटा देने के अपने कड़े विरोध के चलते मराठा समुदाय का झेलना पड़ा है क्रोध। अजित पवार गुट के नेता मनोज घोड़ाके ने महाराष्ट्र के पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कलयुगी पिता ने अपने बेटी पर किया जानलेवा हमला। पुलिस के अनुसार बेटी ने पिता को खाने में नहीं दिया चिकन, तो पिता ने बेटी के सिर पर मार दी ईंट। हमले में बुरी तरह से लहूलुहान बेटी को पहुंचाया गया अस्पताल। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पिता विकास राठौड़ के खिलाफ दर्ज किया आपराधिक मुकदमा। पुणे के पाषाण में स्थित वाकेश्वर रोड की घटना। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा की डेट शीट रिलीज करने से लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के संबंध में जारी की एक अहम सूचना, जिसके मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब छात्रों को नहीं मिलेगा कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन। परीक्षा नियंत्रक की ओर से दी गई है जानकारी। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को लगातार ढेर कर रहे हैं अज्ञात हमलावर। इन अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के जीवन को बना दिया है चुनौतीपूर्ण, जिनमें कई प्रमुख आतंकियों की हो चुकी है हत्या। ताजा शिकार हुआ है पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर यूनुस खान। अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया बड़ा दावा। इजराइल को साल भर पहले ही भनक मिल गई थी कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास कर सकता है हमला, मगर इजराइल के सैन्य और खुफिया अफसरों का मानना था कि हमास के लिए ऐसा करना है मुश्किल, इसलिए इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया गया। अमेरिका के ओहियो में बड़ी संख्या में बच्चों को हुई रहस्यमय निमोनिया की बीमारी। इसकी वजह से उन्हें अस्पतालों में किया जा रहा है भर्ती। दरअसल चीन में रहस्यमय निमोनिया की बीमारी अपनी चरम पर, जहां बच्चों को भारी संख्या में किया गया है भर्ती। हालांकि ओहियो एकमात्र ऐसा अमेरिकी राज्य जहां चीन जैसी रहस्यमय निमोनिया बीमारी का फैला है प्रकोप। एक स्टडी के मुताबिक महामारी के दौरान लॉकडाउन, मास्क पहनने और स्कूल बंद होने से बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता हो गई है कम, जिससे वे मौसमी संक्रमणों के प्रति हो गए हैं अधिक संवेदनशील। इसको लेकर वॉरेन काउंटी के अधिकारियों ने प्रसार को रोकने के कुछ तरीकों को लेकर लोगों से की है अपील, जिसमें अपने हाथ धोने, अपने खांसी को ढकने, बीमार होने पर घर पर रहने और टीकों के बारे में अपडेट रहने की सलाह है शामिल। इजरायल और हमास के बीच एक सप्ताह तक चले युद्ध विराम के दौरान हमास ने इजरायल के 100 बंधकों को किया रिहा। वहीं इजरायल ने अपनी जेलों से की है 240 फिलिस्तीनियों की रिहाई। दोनों तरफ से रिहा किए गए लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल। शुक्रवार को युद्ध विराम खत्म होते ही एक बार फिर से शुरू हो गए दोनों तरफ से हमले। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।